So we have CA Sumita Mittal here with us on our channel today. Sumita, say hi to my students. Hello. Sumita is a chartered accountant and she is currently working with PwC since last 2 years in auditing and assurance field. And apart from that, a very fun fact about Sumita is that apart from being an auditor of Big Four, she also practices yoga, जिसके बारे में हम आएंगे by the end of this video. Okay, so Sumita will be sharing her journey in this video. Sumita will be telling कि कैसे उन्होंने इस difficult journey को कवर किया, हाउ शी वॉज एबल टू फेस हर फेलियर्स, एंड शी विल बी गाइडिंग यू पीपल. क्योंकि अभी रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों के पेपर क्लियर हुए हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेपर नहीं क्लियर हो पाए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम जिनके पेपर क्लियर हुए हैं. लेकिन इस वीडियो में मोस्टली हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे होंगे जिन बच्चों के पेपर नहीं पास हो पाए हैं, एंड स्टूडेंट्स हु विल बी फीलिंग डायरेक्शनलेस, राइट. सो वन थिंग, राइट, first of all tell us about yourself, then we'll start this conversation. आपने अपनी सीए कैसे शुरू करी, आप कैसे सीए बने? My students would love to know that. So yes, as said by Jyoti, my complete name is Sumita Mittal, and I cleared my exams in July 2021. And also apart from that, I am working with Big Four from past 2 years, and also I am a yoga practitioner, as said by Jyoti. Yes, that's a brief introduction about me. Yeah. ओके, सो अभी एज आई ऑलरेडी मैंशन इन द इंट्रोडक्शन कि बहुत सारे बच्चों के पेपर नहीं पास हुए हैं. सो एक एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहेंगे कि कैसे वो इस डिफिकल्ट मोमेंट से बाहर आ सकते हैं, हाउ दे कैन स्टार्ट अगेन. क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दे विल बी फीलिंग डायरेक्शनलेस, टोटली डीमोटिवेटेड. स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एग्जाम क्लियर होने वाले हैं और आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट देखते हो अपने सामने. सो आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहोगे कि आप कैसे उस मोमेंट से बाहर आ सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अगेन? So like as you say, this time of course it is difficult for the students who haven't cleared. So I remember my situation, I remember my time. So when I was not able to clear my exams, I was very upset, I was very low. So the result which I saw, I was taken aback by that result. So yeah, बहुत मुश्किल होता है वो टाइम ना, बहुत ज़्यादा. तो फिर मुझे याद है क्योंकि कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हो गई थी मेरे घर पे, मेरे मम्मा और मेरे भाई ठीक नहीं थे थोड़ा, तो फिर मुझे पता मतलब थोड़ा दिख रहा था कि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपनी एग्ज़ाम्स में. तो फिर वो जैसे ही रिज़ल्ट आया था तो फिर 2-3 दिन तो जैसे आप समझते ही हो कि नहीं पढ़ाई कर पाई थी मैं. बट मुझे ये पता ही था कि एग्ज़ाम्स क्लियर करना ही है. जैसे वो रिज़ल्ट आया था मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुकी थी, बट मुझे उतना ही पता था कि मुझे ये क्लियर करना ही है नेक्स्ट टाइम पे. तो जो वो एनर्जी थी कि मुझे वो क्लियर करना है, और वो कैसे हो सकता था, वो सिर्फ पढ़ने से ही हो सकता है. तो जिस स्पीड पे मैंने, जितना मेरा दुख था उससे कितनी इंटेंसिटी से ज़्यादा मेरा हार्ड वर्क था. तो मैं चाहे वो 2-3 दिन मैं दुख में रही थी, मैं परेशान थी, मतलब लो थी मैं, बट जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे मेरे माइंड में ये पता था कि मुझे पढ़ना तो अब है ही. तो वो मैंने अपनी पढ़ाई 2-3 दिन बाद शुरू कर दी. इस चीज़ को इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि मैं उन बच्चों को भी बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, या तो वो लास्ट में जाके होप खो देते हैं, इस वजह से उनके पेपर खराब जाते हैं, या कोई ऐसी फैमिली की सिचुएशन हो जाती है जो उनके आउट ऑफ हैंड होती है, राइट. क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं और फिर उनके पेपर नहीं हो पाते अच्छे और फिर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो ज़्यादा बड़ा सेटबैक फील करते हैं एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत करी ही नहीं. आपकी इस बात से मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जैसे आपने बताया कि मेहनत करी थी मैंने, बट जब वो रिजल्ट नहीं आया ना, मुझे ये पता था कि वो क्यों नहीं आया. कहीं ना कहीं हर इंसान को अपनी सच्चाई पता होती है, उसने की है मेहनत, पर वो कितनी की है मेहनत, है ना, कहाँ पर वो कमी रह गई है, हर इंसान को अपनी पता होती है, कमियां पता होती हैं. तो मुझे पता था कि जो टाइम मैं नहीं दे पाई क्योंकि वो टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते थे 100%, तो वो कमियों की वजह से मुझे पता था कि ये रीजंस रहे होंगे. तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने पढ़ाई की है अपनी, तो मैंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है. तो मतलब एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली, मतलब एक्सेप्टेंस मैं यही आपको बताती हूँ कि जब मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था तो मुझे
एक्सेप्टेंस थी इस बात की कि ये नहीं हुआ है अब क्लियर ना। वो रिजल्ट मेरे सामने था, मेरे ख्याल में मैं सभी एग्जाम्स में पास थी, बट मेरा शायद एग्रीगेट नहीं बन पाया था, Yeah. है ना। तो Yeah, yeah. फिर तो क्या हुआ था उसमें, मुझे ये पता था कि ये अब नहीं आया, ये मेरे हाथ में है। और अब मुझे ये, तभी मैंने बताया कि मुझे ये पता था कि मुझे अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। और यही मेरे हाथ में था, एक ही चीज मुझे पता थी कि मुझे पढ़ना है। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरी जब पढ़ाई की अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले पूरी अच्छे से रिवीजन की। रिवीजन ये जिसको आप बोलते हो फर्स्ट स्टडी, इन डेप्थ स्टडी मैंने की है। फिर उस पर मैंने रिविजन्स की हैं, और रिविजन्स और इन डेप्थ स्टडी में भी मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मैंने मार्क कर लेती थी फर्स्ट में कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट रिवीजन में काउंट करना है, इसको सेकंड रिवीजन तक भी लेके जाना है, इसको थर्ड तक भी लेके जाना है, ठीक है। तो फिर ये मेरी मतलब एक बार रिजल्ट ना आने से मुझे अपनी जर्नी और भी ज्यादा क्लियर हो गई। और मुझे इतना पता था कि एग्जाम चाहे टफ आए चाहे इजी आए, मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है। और वो इंस्टीट्यूट का जो भी दिया हुआ मटेरियल है वो मैं अपने हाथ से नहीं छोड़ूंगी अब। मतलब मैंने इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, अमेंडमेंट्स हो, कोई आरटीपीज हो, तो वो मैंने नहीं छोड़ी थी। ओके, सो इस क्वेश्चन से वी कैन टेक दिस कंक्लूजन कि एक तो you have to take the responsibility for your actions. Right? You cannot put the pressure of it on anybody else or on situation. आपकी देखो, अगर हम किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना, अल्टीमेट एंड यही है कि हमें पढ़ना तो पड़ेगा। Absolutely. आप उतना ही उसको ना और डिले कर रहे हो। फ्रॉम दिस कंसिस्टेंसी भी खत्म हो चुकी होगी बच्चों की, है ना, क्योंकि रिजल्ट आया है। अभी बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पास हो जाएंगे, तो उन्होंने पढ़ाई नहीं शुरू करी, है ना, दे वर एंजॉइंग, बट सडनली उनका रिजल्ट ऐसा आया है, राइट। तो उस कंसिस्टेंसी को वापस कैसे लेकर आया जाए, क्योंकि अब वो क्या सिचुएशन होगी कि शुरू से शुरू करो, फिर से अपनी सीटिंग बनाओ, फिर से कॉन्सेंट्रेशन लेकर आओ। फिर आप क्या उनको एडवाइस करते हो कि हाउ दे कैन स्टार्ट मेकिंग दैट कंसिस्टेंसी अगेन? ज्योति, मतलब मैं आपको यही बोलूँ कि वही ना, मतलब पेस वो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दैट कि अपने आप से भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस बिगिनिंग में मत रखो। एग्जैक्टली वही बात है। वो पेस जो आपका पहले था वो उतना पेस नहीं होगा, बट अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो तो जीरो ही रहेगा। तो स्टार्ट करना धीरे 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 धीरे, तो 10th 20th डे आप वापस आने शुरू हो जाओगे। वो शुरुआत करनी छोटे, जैसे वो बोलते हैं ना कि लिटिल स्टेप्स मेक चेंजेस, लाइक, है ना। तो फिर आपको बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी जर्नी, वो चाहे थोड़ा थोड़ा ही हो। और एक चीज जो मैं सच में बोलूँ आपको, जो चेंज कर सकती है आपके मेंटल स्टेट में, क्योंकि मेंटल स्टेट तो हमारी दुख में अभी, तो आपको 20 मिनट्स अपने मेडिटेशन, हाँ, वो आपको मेडिटेशन आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए आपकी डेली लाइफ में। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं 20 मिनट्स डेली मेडिटेशन करती थी, डेली। मतलब वो ऐसे भी होता था कि मेरा रेस्टिंग पीरियड में भी आ जाता था, मेरे को काम भी करता था। और मुझे, मैं सच बताती हूँ, मेरे तो आवर्स, मेरी सच्ची में इनपुट, मतलब मैं इतना नहीं डालती थी जितना मुझे आउटपुट मिलता। वन मोर थिंग, जब रिजल्ट आता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप भी दोस्त हो, मैं भी दोस्त हूँ, है ना, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मेरा पास हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, और वाइस वर्सा, तो एक कांस्टेंट पीयर प्रेशर बढ़ा रहता है ना, कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, है ना। वो भी एक रीजन है। आपको खुद के फेल होने का शायद इतना बुरा ना लगता हो, पर बुरा लगता है कि मेरे दोस्त का पास हो गया, है ना। सो हाउ टू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो आई थिंक मेंटल से ज्यादा इमोशनल भी होता है। तो ज्योति की इस बात से मुझे मेरे एक सर की बात याद आती है। मेरे सर बोलते होते थे कि सीए की डिग्री में दोस्तियां टूट जाती हैं। तो उस टाइम मैं, मतलब मेरे ये इंटर की बात है, तो मेरे सर ने जब ये बोला मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों बोला गया, बट क्यों इफेक्ट करती है, क्योंकि कोई बच्चा या तो बहुत ज्यादा आगे ही चले जाता है, और कोई फ्रेंड जो है वो पीछे हो रहा होता है ना। किसी के अटेम्प्ट नहीं भी लगते हैं और किसी के अटेम्प्ट बहुत ज्यादा लग जाते हैं, और कईयों के नॉर्मल भी हो जाता है। फिर वो एक इंसान जो है जिसके अटेम्प्ट लग रहे हैं या कुछ भी है, वो खुद ही सेल्फ उसमें जाता है, डाउट में जाता है, खुद ही सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग में जाता है।
बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप इसको एक मोटिवेशन की तरह भी ले सकते हो। Absolutely. कई बच्चे, मैंने कितने ही अपने फ्रेंड्स को देखा, उन्होंने इसको एक मोटिवेशन की तरह लिया है, तो उन्होंने इसको जल्दी क्लियर करने की भी कोशिश की है। बाकी मैं सबको एक बात बताती हूँ, आपको इस बात को देखना ही नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी जर्नी है, अपना वो किस्मत बोल सकते हो, है ना, हर बच्चे का अपना वो है। आपको बस इतना ही याद रखना है, आप भी वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप वहां पर पहुंच सकते हो, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। बट अगर आपके कंसिस्टेंटली आपका क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो अब आप अपने पे देखो कि कहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत है, कहीं तो कोई चीज की कमी रह रही होगी, या फिर आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत है कि आपके रिजल्ट्स में क्या ऐसा आप अपने इनपुट में ऐसा आप क्या चेंज करो कि आपके रिजल्ट्स चेंज हो। इस पे ही मैं आपको अपनी जर्नी से एक्सपीरियंस, क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब मैंने पहली मेरा जो नवंबर 2020 का एग्जाम था ना, तो फिर उसमें मैंने क्या करती थी, मैं जैसे स्टार्टिंग से, जैसे अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर ले लो, है ना, एफआर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर ले लो, या फिर लीजेस का भी ले लो, तो उसमें आप देखो स्टार्टिंग में तो हमारे इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना। तो मैंने जब मेरी दूसरी बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो फिर फर्स्ट रिवीजन तो मैंने पूरी कंसेप्चुलाइज ही की, है ना। फर्स्ट जो मेन स्टडी थी मेरी, वो हमारी कंसेप्चुलाइज बेस्ड स्टडी थी, वो तो मैंने पूरा फर्स्ट क्वेश्चंस करके ही किया। बट जब मैंने सेकंड रिवीजन, अपनी फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन पे मैं आई हूँ, तो वो मैंने बैक से शुरू किया। ये बेसिकली बड़े क्वेश्चन से, बड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो आपके मेन क्वेश्चन में कवर ही हो जाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की, आज हमने 20-30 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट वो तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो हमारे वैसे भी बड़े बिग क्वेश्चंस में कवर ही हो जाते हैं, है ना। तो फिर आप सेकंड थर्ड क्वेश्चन, आपको इससे ये भी पता लगेगा कि आपको कितना ध्यान है पिछली बार का, कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैंने जब ऑप्ट किया ना, अगर तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी, मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा था, और जब मैं नहीं कर पा रही थी तो मुझे पता लग रहा था कि मेरी कमियां कहाँ पर है। तो ये एक ट्रिक मैं कह सकती हूँ कि ये टिप है कि अपनी सेकंड थर्ड जन से आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप वो लास्ट से क्वेश्चन से उठाओ। यही मैंने एफआर में किया है, यही मैंने एसएफएम में भी किया है। सो दैट्स पढ़ाई की बात हम बाद में करेंगे, टिप्स की बात, बट सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई करने से पहले प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग अहेड विद नो प्लान, इट्स लाइक यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट। इट्स लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू प्लान, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और प्लानिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उस प्लान की एग्जीक्यूशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लान तो कोई भी बना लेता है, बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो उस प्लान की एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कर पाते हैं। प्लानिंग तो जैसे आप ज्योति बोल रहे हो, प्लानिंग मतलब बिना प्लान किए तो आप चल ही नहीं सकते हो, है ना। मतलब अगर हमने कहीं जाना है तो हम उसके लिए भी प्लान करते हैं कि हमने यहाँ पर जाना है, तो डिसीजन तो लेना पड़ता है ना। और प्लानिंग जो सी है वो आपको, मतलब मैं मेन उसका बताऊं तो प्लानिंग आपको किसके बिहाफ में करनी चाहिए, क्या ध्यान रख के करनी चाहिए कि आपका टाइम आपके पास कितना है ना, कि आपको कितना, कौन से ग्रुप देने हैं, दोनों ग्रुप देने हैं, कितनी देर में देने हैं, तो वो सब आपको देख के, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपको टाइम देख के प्लान करना चाहिए। और उन प्लान को इम्प्लीमेंट करना तो ऑब्वियसली जरूरी है। अब प्लान बना के आपने कहीं पर रख दिया, आपने अपना अलमारी में अपना टाइम टेबल रख दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं प्लान बना तो लेते हैं, बट वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते जैसे हमने प्लान बनाया था। मैं ये बोलूँगी, अगर आपके प्लान्स जो उनसे है ना, वो आप 80 to 90% भी अचीव कर पा रहे हो ना, अगर 80% भी अचीव कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम हमेशा जो भी प्लान्स बनाते हैं ना, अपने एक सोच रख के बनाते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। अगर आप उसका 80% भी अचीव कर पा रहे हो ना, तो आप कुछ कर रहे हो, है ना। दैट मींस पैनिक होने की जरूरत नहीं कि अगर आप 100% अचीव नहीं कर वो मैं आपको एक बात बताऊं, तो मुझे लगता था कि मेरे प्लान्स नहीं अचीव हो पा रहे हैं, पर वो सबके साथ ही होता है। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ भी यही सुना था कि वो भी बोलते थे, यार ये मैंने आज सोचा हुआ था, आज मुझे ये कवर करना था, पर वो उनसे भी नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि जो प्लान आपने बनाया है उसको आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट वो नहीं हो पा रहा है, तो प्लान को रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और रिवाइज आप जैसे ज्योति बोल रहे हो कि आपने हाई रखा था और वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिवाइज, अगर आपने बाय चांस आपके अचीव ही हो पा रहे हैं सारे प्लान्स, तो इसका मतलब तब भी आपको रिवाइज करने की जरूरत है।
है ना। तो आप उसको आप मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज दैट आप उसमें ज्यादा चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन नहीं, ज्यादा टाइम, ज्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कवरेज ऑफ टॉपिक्स आप ज्यादा कर सकते इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। हो। या नो, हाँ, मतलब जैसे कि अगर आपने सोचा है कि आज मैं ऑडिट का इतना टॉपिक कवर कर लूंगा, और आप मतलब कवर कर पाए उस, जैसे आपने 2 घंटे में सोचा, आपने वो 1.5 घंटे में कर लिया, तो फिर वो आपका टाइम, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत एफिशिएंट हो, वो भी अच्छी बात है, बट आप उस आवर में और भी रख सकते हो, तो उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। और ये रिवीजन ऐसे नहीं, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, आप देखो आप उसको कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, और उसके बाद जो है उसको कुछ दिन कंटिन्यू करो, है ना। और थोड़े दिन बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम आगे आगे जाता रहता है, हमारा जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर होता है और जितना पेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिवाइज करना पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा आजकल एक कल्चर चला हुआ है, स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, और स्मार्ट वर्क की एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या? जैसे मैं तो आपको अपने क्योंकि एक्सपीरियंस, मैंने और सुमिता ने वी हैव क्लियर्ड आवर एग्जाम्स टुगेदर ओनली, सो हमारी जर्नी सेम ही है। फॉर्चुनेटली हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसका अटेम्प्ट लग रहा है मेरा नहीं लग रहा, सो वी बीन टुगेदर ओनली समहाउ, राइट। तो हम दोनों का बिलीव यही है कि हार्ड वर्क मैटर्स, बट आजकल ये कल्चर हो गया कि शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स, ये दे दो, एबीसी एनालिसिस दे दो, है ना, ये वाली स्ट्रेटजी बता दो, वो वाली स्ट्रेटजी बता दो, 10 दिन में बता दो, 15 दिन में बता दो। सो ये क्या शॉर्टकट है और कितना जरूरी है? तो पहले बात जो मैं आपकी स्मार्ट वर्क पे आऊं, तो स्मार्ट वर्क मैंने जैसे आपको बोला, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। जैसे मैंने आपको बोला, पिछली बार जैसे मेरा अटेम्प्ट नवंबर 2020 में रह गया था, तो फिर उसमें मैंने चेंज क्या किया, मैंने अपनी सेकंड थर्ड रिवीजन में मैंने उसको बैक से शुरू किया, है ना। और जैसे और उसके बाद मैंने जो चेंजेस उसमें क्या किया था, एक जैसे मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरी कंसेप्चुअलाइज स्टडी थी, जो मेरी फर्स्ट रिवीजन भी आपका हो, तो उस अदरवाइज आपकी फर्स्ट रिवीजन भी हो सकती है, उसी में ही मैंने रख लिया था कि मेरे सेकंड में कौन सा जाएगा, थर्ड में कौन सा जाएगा। और इसको जैसे जैसे मैं सेकंड और थर्ड में भी जा रही थी, तो मुझे ये पता था कि जब हमारे पास 1.5 डे होंगे, है ना, जो एग्जाम का पहले दिन हो, उस वाले दिन मुझे ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये टॉपिक देखना पड़ेगा, वो भी मैंने नोटिस में कर लिया था। मतलब जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसी टाइम पे आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे 1.5 डेज में कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मैं इस बार मुझे ये पता था कि मैं कोई गुंजाइश अपनी तरफ से नहीं छोड़ने ही नहीं वाली हूँ। छोड़ने ही नहीं वाली हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, आप यही इतना ही स्मार्ट वर्क लेके आ सकते हो उसमें। मतलब आप ऐसा इस चीज के ऊपर स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि आपको हार्ड वर्क कहाँ पे करना है। हाँ, एग्जैक्टली, हार्ड वर्क के साथ कि आप मतलब आपका हार्ड वर्क हो रहा है, पर उसमें आप चेंज क्या कर रहे हो। हार्ड वर्क तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आप सोचो स्मार्ट वर्क से सीए क्लियर हो जाएगी, तो नहीं, स्मार्ट आपको हार्ड वर्क में ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आई कीप ऑन टेलिंग पीपल एंड स्टूडेंट्स एज वेल कि भाई तुम बीकॉम के पेपर नहीं दे रहे हो, है ना, तुम्हें पहले तो ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू है, तो इसको इज्जत दोगे तो ही ये तुम्हें इज्जत देगा ना। जैसे आप कहो कि आपने जैसे पहले भी बोला था कि एबीसी एनालिसिस है ना, तो फिर मैं ये आपको मुझसे खुद मांगते हैं बच्चे कि एबीसी एनालिसिस बता दो, व्हाट इज दिस। मैं ये आपको सच बात बताऊं, हमें इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं पता है, वो कब किस टाइम पेपर कहाँ से डाल दें। फिर आप बच्चे बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, अनएक्सपेक्टेड, कुछ एनालिसिस नहीं होते। हो सकता है कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, बट सब कुछ करके जाना ही एक स्टूडेंट के लिए सही रहेगा। अगर आप ही एक सिलेबस को 80% कर दोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके सीए में पूरे मार्क्स या अच्छे मार्क्स आए। अगर एक 100 एग्जाम के पेपर में बच्चा 60 मार्क्स लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर अगर आप ही 80% सिलेबस कर दोगे, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हो, तो आपको 100 मार्क्स की ही तैयारी करनी पड़ेगी। मैक्स टू मैक्स कोई इंसान अगर किसी का टॉपिक नहीं हो पा रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि ये तो सिर्फ 4 नंबर की कवरेज है और इस पे मेरे 4 आवर्स जा रहे हैं, ये 8 आवर्स जा रहे हैं, कुछ भी है, तो आप उसको इतना सा आप मतलब छोड़ सकते हो कि आपने 95 पे ले आए हो। पर ये एबीसी एनालिसिस ये कुछ भी नहीं रहा है, और जब से अब तो एमसीक्यूज आ चुके हैं जैसे, तो हमारे लिए तो कुछ भी छोड़ना हमारे लिए एक एक लाइन की रेलिवेंस है,
एक एक जैसे लाइन की validity। हमारे तो एक्सेप्शंस होती हैं, क्लॉजेज होते हैं, है ना, कितना कुछ होता है हमारे लिए। तो स्टैंडर्ड्स में एक लाइन अगर एमसीक्यू उसमें से पूछ लिया, आप अपनी तरफ से क्यों एक स्पेस छोड़ रहे हो कि इंस्टीट्यूट आपको पकड़ ले। Okay, so we can summarize this entire conversation by saying that कि A, तो अगर आपका नहीं रिजल्ट क्लियर हुआ है तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेड, right? Take the responsibility for your actions because that's all what you can do and look forward instead of wasting your time, है ना, कि ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये पेपर गलत डाल दिया, ये या मार्किंग ऐसी होगी, है ना, तो वहां पे बैठ के रोने से बेटर है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, है ना, वो that will save your time as well as your energy. And you will be able to come out of it very quickly as well. Exactly. Start making a plan from today onwards. You want to take 7 days off, 8 days off, take it, cry over it, ठीक है, जो करना आप करो, but come out of it हाँ. ASAP, ठीक है, make a plan and look forward. राइट, सो दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि जो मिस्टेक आप आज तक करते आ रहे हो, डू नॉट रिपीट इट अगेन, because if you are following the same pattern again and again, how you can expect you are going to get new results? क्योंकि आप काम तो सेम ही कर रहे हो ना, आप वैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, आप वैसे ही पेपर दे रहे हो, उसी वे से पढ़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि रिजल्ट नया क्यों नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट इस वजह से नया नहीं आ रहा क्योंकि काम तो आप वही कर रहे हो ना। सो एनालाइज इट कि चीजें गलत कहाँ पे हो रही है, एंड only then if you will revise your action, you will change your action, you will get the better result. Fourth conclusion is hard work, right? Hard work ka there is no substitute in this world, no shortcut, no ABC analysis. You can make a priority list of the topics which are of the most important, but आप छोड़ने का नहीं सोच सकते कि भी मैं छोड़ के चला जाता हूँ, है ना, वो तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, right? So if you want to change the result, change your actions first, Exactly. right? Yes. So yeah, I think इतना knowledge और इतनी guidance बहुत है आप लोगों के लिए यहाँ से शुरू करने के लिए आगे, right? Sumita, so much Sumita for coming to our channel and guiding our students. My pleasure. I hope कि future में भी we'll get to see you over some other topic. Probably they will be telling कि उनको और किस टाइप के टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए. So yeah, thank you so much. Have a great day. Thank you so much. Yeah. वो क्यों नहीं आए, कहीं ना कहीं हर इंसान